नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। आज के सेशन में हम कॉलेजियम व्यवस्था जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है उस पर सवाल उठ रहे हैं, उसी विषय को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। दरअसल ये चर्चा में क्यों है, कौन सी ऐसी आपत्तियां हैं जिनको लेकर के कॉलेजियम व्यवस्था पर उंगली उठाई जा रही है, क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये चर्चा क्यों हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वर्ष 2019 में जजों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में बढ़ा करके 34 कर दिया गया, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 33 अन्य जज। हाल ही में 2 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नियुक्त तो कर लिया गया है, लेकिन उसको लेकर के विवाद हो रहा है। विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो एक न्यायाधीश हैं जो गुजरात हाई कोर्ट से आते हैं, हालांकि वर्तमान समय में पटना हाई कोर्ट में थे, उनको लेकर के विवाद हो रहा है क्योंकि उनकी नियुक्ति में ये कहा जा रहा है कि वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन किया गया है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है कि वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन किया गया है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये बात समझना ज़रूरी है। एक गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ आप कह सकते हैं, कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म। उस एनजीओ ने अपनी आपत्ति दर्ज किया है। उसका कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों से मिलकर के जो कॉलेजियम व्यवस्था बनी उसने उम्मीदवारों के पृष्ठभूमि का विवरण नहीं दिया है और कॉलेजियम के संबंध में जो सही पृष्ठभूमि, कॉलेजियम को सही पृष्ठभूमि जजों के संबंध में जो देना चाहिए था, जो जानकारी पब्लिश किया जाना चाहिए था, वो जानकारी नहीं दिया गया है। और कॉलेजियम व्यवस्था जिनसे मिलकर के बनती है उसी में एक महिला न्यायाधीश हैं और उन्होंने भी अपनी आपत्ति दर्ज किया है। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर के कुछ 4-5 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसकी चर्चा करने से पहले इस बात को समझ लें कि कॉलेजियम व्यवस्था पर किन किन आधारों पर आरोप लगता रहा है। कॉलेजियम व्यवस्था की हिस्ट्री को समझें तो संविधान का अनुच्छेद 124 है और ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखेंगे, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों से सलाह करके तब करेंगे। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, लेकिन उस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह करके तब कर रहे हैं। लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगी और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का प्रश्न आएगा तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। स्वतंत्रता के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब तक तो ये व्यवस्था चलती रही, अर्थात वरिष्ठता क्रम के आधार पर न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती रही। जब मैं बार बार मुख्य न्यायाधीश कह रहा हूँ तो इस बात का ध्यान रखें, उसको अंडरलाइन करके रखें, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते थे और वरिष्ठता क्रम के आधार पर मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी। लेकिन इंदिरा गांधी के काल में, इंदिरा गांधी के समय आप लोगों को भूमि सुधार याद होगा कि भूमि सुधार और गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने दिया और उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रिवी पर्स की समाप्ति इत्यादि इत्यादि जो काम किया गया। और जो केशवानंद भारती वाद आया था, केशवानंद भारती वाद में एक जज थे जिनका नाम था A.N. रॉय। A.N. रॉय केशवानंद भारती वाद में उसके विपक्ष में थे, अर्थात जो डिसीजन आया है केशवानंद भारती वाद में उसके विपक्ष में थे, अर्थात सरकार के पक्ष में थे। सरकार जो चाहती थी वो उस तरह का अपना पक्ष रखते थे। ऐसा कहा नहीं गया है या ऐसा कुछ ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा किताबें बताती हैं, इस आधार पर मैं कह रहा हूँ। जब इंदिरा गांधी ने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की थी, अर्थात कार्यपालिका का हस्तक्षेप की बात करें, इंदिरा गांधी के शासनकाल में उन्होंने राष्ट्रपति को सलाह दिया और जस्टिस सेलकर, जस्टिस ग्रोवर और हेगड़े सहित अन्य न्यायाधीशों को, जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे, उनके स्थान पर, अर्थात उनकी वरीयता क्रम का उल्लंघन करके फिर A.N. रॉय को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। मामला यहाँ से विवादास्पद हो गया क्योंकि वरिष्ठता क्रम के आधार पर इससे पहले नियुक्ति होती थी।
फिर मामला आता है एसपी गुप्ता वाद, जिसे प्रथम न्यायाधीश वाद भी कहते हैं या फर्स्ट जजेस केस भी कहा जाता है। कई बार उसे एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ भी कहा जाता है। ये मामला आया था 1982 में। इस मामले में जो संविधान के अनुच्छेद 124 में परामर्श शब्द का उल्लेख किया गया है, परामर्श शब्द, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति परामर्श करेंगे, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में परामर्श करेंगे। परामर्श शब्द का यह अर्थ निकाला गया कि यहाँ पर केवल विचारों का आदान प्रदान का मामला है। यह परामर्श जो न्यायपालिका के द्वारा दिया गया है वह बाध्यकारी नहीं है। यह भी कहा गया कि उचित कारणों के आधार पर कार्यपालिका जो सर्वोच्च न्यायालय अपना परामर्श दिया है उस परामर्श को वो चाहें तो नहीं माने या न मानने से, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मानने से इनकार कर सकते हैं। यहाँ तक तो मामला ठीक था। अर्थात प्रथम न्यायाधीश वाद में यह मान लिया गया कि न्यायपालिका का सलाह केवल एक परामर्श है, कार्यपालिका उसे चाहे तो माने या न माने उसके ऊपर है। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका। सेकेंड जजेस केस आता है 1993 में, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 124 में जो परामर्श शब्द की बात कही गई है, परामर्श का मतलब है कि जो न्यायालय ने परामर्श दिया है वह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। और बाध्यकारी के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के क्रम का पालन तो किया जाएगा और राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होगी। लेकिन जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आएगी तो उसमें एक कॉलेजियम व्यवस्था काम करेगी, और कॉलेजियम व्यवस्था एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और प्लस 2 अन्य न्यायाधीश होंगे। इन तीनों से मिलकर के एक कॉलेजियम व्यवस्था बन रही है। यह व्यवस्था सलाह देगी और उसके आधार पर राष्ट्रपति उनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेंगे। अर्थात यह जजों के नाम देंगे और उसके आधार पर राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करेंगे। और ये जो सलाह दिया गया है, ये जो नाम दिए गए हैं, रिकमेंड किया गया है, यह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा। ठीक है, यहाँ तक मामला समझ में आ गया होगा। यानी कि इसमें द्वितीय न्यायाधीश वाद में यह भी कहा गया प्राथमिकता का सिद्धांत होगा, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया गया सलाह बाध्यकारी होगा और उनके द्वारा दिए गए सलाह को न्यायपालिका की राय मान करके चला जाएगा। यहाँ तक तो बात हो गई। फिर ये मामला यहीं नहीं रुका। 1998 में एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ का मामला आता है, और ये मामला है 1998 का, 1998 का। इसे तृतीय न्यायाधीश मामला भी कहा जाता है या थर्ड जजेस केस भी कहा जाता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो हमने पहले कहा है, यानी कि कॉलेजियम की बात हमने कही है, कॉलेजियम व्यवस्था ठीक है, कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। और यह भी बात ध्यान रखें कि न केवल कॉलेजियम व्यवस्था, लेकिन थोड़ा सा बदलाव इसमें यह किया गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, जो द्वितीय न्यायाधीश मामले में कहा गया था कि एक सीजेआई होंगे प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वो व्यवस्था अब बढ़ा दी जा रही है। बढ़ा दी जा रही है का मतलब ये है कि अब उस कॉलेजियम व्यवस्था में सलाह देने के लिए एक सीजेआई होंगे प्लस सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ 4 न्यायाधीश होंगे, और ये सभी मिलकर के सलाह देंगे। उसके आधार पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। यहाँ तक तो मामला ठीक है। लेकिन उसमें भी ये कह दिया गया कि इन सभी मामलों में महत्वपूर्ण बात यह है कि सीजेआई की राय महत्वपूर्ण होगी। और यह भी कहा गया कि अगर कोई 2 न्यायाधीश किसी नाम को लेकर के, जो नाम रिकमेंड किया गया है, अगर सहमत नहीं हैं तो वो नाम राष्ट्रपति को नहीं भेजा जाएगा। अर्थात सूची में से उस न्यायाधीश का नाम निकाल दिया जाएगा जो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट होने वाले थे या उनका नाम शामिल किया गया था। यहाँ तक तो मामला ठीक था। इसी के आधार पर 1998 से लेकर के अभी तक कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती आ रही है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है।
नेहरू के काल में जैसा कि मैंने कहा कि वरिष्ठता के क्रम का पालन किया जा रहा था। संविधान के अनुच्छेद 124 के आधार पर वरिष्ठ, जब मुख्य न्यायाधीश की बात होगी तो वरिष्ठता क्रम का पालन किया जा रहा था, और वरिष्ठता के बाद जब सीजेआई की नियुक्ति हो गई तब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सीजेआई अपना सलाह देंगे और उसके आधार पर किया जाएगा। इस व्यवस्था को लेकर के पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। सवाल इस आधार पर उठते रहे कि यह कॉलेजियम व्यवस्था कैसे काम करती है, कॉलेजियम व्यवस्था कैसे नामों को शॉर्ट लिस्ट करती है, किन व्यक्तियों को लाती है, और कॉलेजियम व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव है, कॉलेजियम व्यवस्था में भाई भतीजावाद देखने को मिलता है। और अभी हमारे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने ये कहा था कि जब नेता का बेटा नेता बन सकता है तो जज का बेटा जज क्यों नहीं बन सकता। अब ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है, इसको लेकर के आप नेगेटिव पॉजिटिव बना सकते हैं। जो स्टेटमेंट है उस बात को मैंने आपके सामने रख दिया। सरकार जब मोदी गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, तो फिर एक बदलाव करने की बात कही गई, और बदलाव ये करने की बात कही गई कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। कॉलेजियम व्यवस्था ठीक नहीं है, इसमें पारदर्शिता का अभाव है। दरअसल सरकार अपने तरीके से काम करना चाह रही थी और प्रतिबद्ध न्यायपालिका भी वो चाहती थी, जैसा कि इंदिरा गांधी भी चाहती थी। लेकिन न्यायपालिका तो न्यायपालिका है। केशवानंद भारती वाद में उसने बता दिया, गोलकनाथ वाद में भी बता दिया, अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया, संविधान संशोधन की सीमाएं भी आरोपित कर दी। और यह भी नहीं बताया गया केशवानंद भारती वाद में कि दरअसल आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है, और आधारभूत ढांचे के नाम पर आप कह सकते हैं कि इनको सीमित कर दिया गया, अर्थात संसद की शक्ति को सीमित कर दिया गया। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो सर्वोच्चता का प्रश्न उठता है तो हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, न तो न्यायपालिका और न ही संसद सर्वोच्च है। अब कई तरह के सवाल आते रहते हैं कि न्यायपालिका सर्वोच्च कैसे हो सकती है, क्योंकि उनको जनता के द्वारा तो चुना नहीं गया है। अब इस बात को अलग रख करके आते हैं 2014 के मुद्दे पे। 2014 में एनजेएसी बनाया गया और ये कहा गया कि एनजेएसी में 6 सदस्य होंगे, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, इसके साथ साथ केंद्रीय कानून मंत्री होंगे, और प्लस 2 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को चुना जाएगा। एक व्यक्ति कहाँ से होना चाहिए, तो वह या तो महिला होना चाहिए, एससी एसटी से होना चाहिए, या फिर अल्पसंख्यक वर्ग से होना चाहिए। और जो दूसरा व्यक्ति है जो प्रतिष्ठित व्यक्तियों में, उस व्यक्ति के लिए कह दिया गया कि भैया ये सामान्य व्यक्ति हो सकता है, मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई हो सकता है। कुल मिलाकर के एक संस्था बनाने की बात हुई थी, और यह संसद से अधिनियम पारित भी हो गया, राष्ट्रपति की सहमति भी मिल गई। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला गया, और सर्वोच्च न्यायालय में जब ये मामला गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, इस आधार पर कि यह जो व्यवस्था दी गई है यह आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के विरुद्ध है, आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, प्लस न्यायपालिका की स्वतंत्रता इससे प्रभावित होगी, और यदि न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होगी तो न्याय देना कठिन हो जाएगा। यहाँ तक मामला आप लोगों ने समझ लिया कि कॉलेजियम व्यवस्था क्या थी, कैसे ये काम करती है। अब इस मामले में जो कॉलेजियम व्यवस्था बनी है, जो कॉलेजियम बैठी थी, अब कॉलेजियम को देख लीजिए। ये हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं और बाकी ये 4 व्यक्ति हैं, 4 वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। नागरत्ना जो न्यायाधीश हैं फीमेल, इन्होंने क्या किया कि अपना विरोध दर्ज किया। इन्होंने कहा कि 4-1 से डिसीजन लिया गया और इसमें वो सहमत नहीं थी। सहमत नहीं होने का मतलब ये क्या है, या किस आधार पर वो असहमत थी। ये व्यक्ति हैं, ये पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन इनका ओरिजिनली ये जहाँ से जिस हाई कोर्ट से आए हैं या गुजरात हाई कोर्ट से आए हैं, और गुजरात हाई कोर्ट से पहले ही 2 व्यक्ति या 2 जजेस कह लीजिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय में हैं। तो जब भी किसी हाई कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय में जजों को नियुक्त किया जाता है तो ये भी देखा जाता है कि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे, अर्थात सभी उच्च न्यायालयों से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जज हों ताकि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। लेकिन इनका ये कहना था, जस्टिस नागरत्ना का कहना था कि
पहले से ही 2 गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में हैं। इसके साथ साथ जब वरिष्ठता क्रम के देखें तो यह 57वें नंबर पर आते हैं। अब इतना बड़ा गैप तो मायने रखता है, 1-2 गैप होता तो समझ में भी आता। इसके साथ साथ ये भी कहा गया इनके द्वारा, जस्टिस नागरत्ना के द्वारा, कि न केवल ये वरिष्ठता का उल्लंघन करते हैं बल्कि इनसे पहले 2 और महिला न्यायाधीश थीं और उन महिला न्यायाधीशों की वरिष्ठता का भी उल्लंघन किया गया। तो भले ही व्यवहार में या बातों में आप कितना भी कह लीजिए, कितना भी बोल लीजिए कि महिलाओं को ये होना चाहिए, महिलाओं के लिए वो होना चाहिए, इतना रिजर्वेशन होना चाहिए, तमाम बातों के होने के बावजूद अभी तक हमारे सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं हो पाई हैं। एकमात्र इस समय महिला न्यायाधीश यही हैं। अब ये सवाल जायज़ भी है। तो जो निर्णय लिया गया उसी निर्णय को लेकर के आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। जो इनका कहना है, इनकी जो बातें हैं, इन्होंने कहा कि पहली बात, जस्टिस BV नागरत्ना, इन्होंने ये कहा कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं। पहला मामला ये है कि यह वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन करते हैं। दूसरा मामला ये है कि इसमें क्षेत्रीय संतुलन नहीं है। क्षेत्रीय संतुलन नहीं रखा गया है क्योंकि पहले से ही 2 न्यायाधीश यहाँ पर हैं गुजरात हाई कोर्ट से। इन्होंने ये भी कहा कि वरिष्ठता का इसमें उल्लंघन किया जा रहा है, यानी कि वरिष्ठ जजों को नज़रअंदाज किया गया है और 2 ही नहीं 3 जो सीनियर महिला जज हैं उन महिला जजों की भी सीनियरिटी का उल्लंघन किया गया है। कुल मिलाकर के मुद्दा यही है। इसी आधार पर कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर के लगातार आरोप लगाया जा रहा है, कॉलेजियम व्यवस्था पर आरोप लगाया जा रहा है कि कॉलेजियम व्यवस्था पारदर्शी नहीं है। सरकार भी कहती रही है, विधि मंत्री भी लगातार कहते रहे हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था ठीक नहीं है, कॉलेजियम व्यवस्था सही से काम नहीं कर रही है, पारदर्शिता का अभाव है, भाई भतीजावाद है, तमाम आरोप लगते रहे हैं। अब ये पब्लिक अर्थात जनता में, मीडिया में ये सबको देखने को मिल रहा है कि वास्तव में कॉलेजियम व्यवस्था में इस तरह की समस्याएं हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या जो इंदिरा गांधी ने किया था वर्तमान सरकार भी वैसा ही करना चाहती है, या इसके पीछे कोई ऐसा षड्यंत्र नहीं है? क्या उन जजों को, जो वरिष्ठ हैं, उन जजों को पीछे करके 2 जजों को, अर्थात 2 जज जो पहले हैं, या फिर न्यायपालिका में गुजरात हाईकोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाई जा रही है और उसके माध्यम से अपने निर्णयों को प्रतिबद्ध न्यायपालिका के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? तमाम ऐसे सवाल हैं और अगर ऐसा होता है, वास्तव में इस तरह की चीज़ें न तो न्यायिक व्यवस्था के लिए सही हैं, न ही देश के लिए सही हैं, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कार्यपालिका का न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप होता है वो भी ठीक नहीं है, लेकिन पारदर्शिता का यदि अभाव होता है, भाई भतीजावाद होता है, वो भी ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के एक व्यक्ति यही सोचता है कि बाकी सभी बातें दूर की हैं, अगर उससे कोई टकरा रहा है या कोई उसके अधिकारों का उल्लंघन करता है तो गरीब से गरीब व्यक्ति यही जानता है कि, और ये कहता भी है कि मैं आपको न्यायपालिका में देख लूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसे पता है कि कहीं से भी न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायपालिका में न्याय ज़रूर मिलेगा, और यही विश्वास न्यायिक सक्रियता को भी बढ़ाती है। लेकिन वर्तमान समय में जो विवाद देखा जा रहा है, यह विवाद न तो भारत के लोकतंत्र के लिए सही है और न ही न्यायपालिका के लिए सही है, क्योंकि न्यायपालिका पर विश्वास कम होना ये अपने आप में बहुत ही घातक है। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में अगले किसी विषय को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।